शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी घोषणा कर दी, मगर छात्रों के पास परीक्षा देने का भी ऑप्शन होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कल सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने का फैसला हुआ था और आज 12वीं की परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला हुआ है। 1,30,000 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं, जबकि परीक्षा के लिए 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 233 केंद्र संवेदनशील और 22 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए थे। लेकिन अब हालात जो कोरोना के हैं उनको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। कल जो फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की बैठक में हुआ था, सीबीएसई की परीक्षा रद्द की गई थी, आज उत्तराखंड में भी यह फैसला ले लिया गया है और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात मैं आज इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में और बच्चों के जीवन को देखते हुए, कोविड महामारी की समस्या को देखते हुए, छात्र हित, शिक्षक हित, अभिभावक हित, सबके हित में सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन का स्वागत करते हुए मैं उत्तराखंड प्रदेश में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का हमने निर्णय ले लिया है। कुछ छात्रों को लगता है कि हमको ज़्यादा परसेंटेज के लिए एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, तो उन बच्चों के एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं राजधानी देहरादून का ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, ये जो फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है, ये वक्त की जरूरत भी बन गई थी। जिस तरीके से कोरोना है, ब्लैक फंगस है, व्यवस्थाएं संभालने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, यही सारी चीजें ध्यान में रखी गई। जी अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरह का पेंडेमिक इस समय चल रहा है, कोरोना तो चलिए हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पर राहत मिल रही है, लेकिन ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी लगातार उनके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसी के मद्देनज़र जैसे ही कल सीबीएसई ने, केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया, तो तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि उत्तराखंड में भी बोर्ड की परीक्षा को 12वीं क्लास की रद्द कर दिया जाएगा। तो आज सुबह मंत्री ने एबीपी गंगा पर ये एक खुलासा किया भी था कि हम शाम तक को निर्णय लेंगे। तो आज शाम को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इस आर मीनाक्षी सुंदरम जो विद्यालय शिक्षा के सचिव हैं, उनका कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान, एक फार्मूला क्या निकाला जाएगा, बोर्ड से बैठक करके कल इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। उसमें ये फार्मूला तय करना है कि मूल्यांकन कैसे करना है, बच्चों को नंबर्स कैसे देने हैं, और अगर कोई बच्चा उस मूल्यांकन के फार्मूले से सहमत नहीं होता तो उसके सामने एग्जाम देने का विकल्प बोर्ड ने भी और सरकार ने भी खुला रखा है। फिलहाल चूंकि कोविड एक बहुत बुरी स्थिति, कोविड की जो बुरी स्थिति है, ब्लैक फंगस का जो खतरा है, इन सब के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड की परीक्षा उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दी है। जी शुक्रिया अजीत जी आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद है, मगर हाईवे से अब तक मलबा साफ नहीं हो पाया। ऐसे में लोग पथरीले रास्तों से होकर आवाजाही कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे में प्रशासन के साथ राहगीरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मलबा इस कदर गिरा कि उसे हटाने के लिए पिछले 3 दिन से अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। परेशानी इस बात की है कि जेसीबी से जितना मलबा हटाया जाता है, उतना ही मलबा फिर से नीचे आ जाता है। ऐसे में जेसीबी चालक भी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। कितने ही लोग जंगल के रास्ते आवाजाही को मजबूर हैं। पथरीली पगडंडियों से लोग आवाजाही कर रहे हैं, मगर खतरा इस बात का है कि अगर कोई हादसा हुआ तो जान बचाना मुश्किल है। लोगों की मुसीबत का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। मजबूरी में लोग ऐसे खतरनाक रास्तों से सफर कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ जान का खतरा है बल्कि समय भी बर्बाद हो रहा है। हाईवे बाधित होने से कितने ही लोग वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं, मगर उन्हें इसके लिए करीब 200 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टेमरे की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां पर पुलिस ने बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। लैब कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई है एंटीजन किट। ये लोग इस्तेमाल की गई किट से दोबारा टेस्ट करते थे और फर्जी रिपोर्ट बना देते थे।
जमीन पर पड़ी इन कोविड एंटीजन किट को गौर से देखिए। ये वही एंटीजन किट है जिन्हें रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने बरामद किया है। प्रशासन ने खुलासा किया है कि एंटीजन टेस्ट कर रही टीम बहुत बड़ी धांधली कर रही थी। ये लोग इस्तेमाल की गई एंटीजन किट का दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि अनयूज्ड एंटीजन किट को ठिकाने लगा दिया जाता था। मुझे जैसी सूचना मिली फूलभट्टा चेकपोस्ट से कि भाई यहाँ पर जो टेस्टिंग का काम हो रहा है, एक प्राइवेट लैब कर रही है। इनके द्वारा जो यूज़ किटें हैं वो काफ़ी यूज़ की हुई हैं, पहले से यूज्ड हैं और उनको संख्या में दिखाया जा रहा है कि हमने इतने टेस्ट किए हैं। तो कुछ उसमें एक घालमेल है, वो पूरी किटों को हम कलेक्ट करा रहे हैं। ये सभी एंटीजन किट फूलभट्टा बॉर्डर पर तैनात लैब कर्मचारियों के पास से मिली है। ये भी पता चला है कि इन लोगों ने रजिस्टर में 103 लोगों की एंट्री दर्शाई थी, मगर उसके लिए सिर्फ 6 किट का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर 6 लैब कर्मचारियों और 2 और लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो मेरे साथ है, वो देख रहे हैं मामले को। जैसे ही अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर स्टार इमेजिन के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर कितनी किटें हैं लगभग आपको? अभी मैं काउंट नहीं कर पाया हूँ, बट काफ़ी संख्या दिख रही है, तो अभी काउंट होने के बाद पता लग जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार लैब कर्मचारी मनमानी करते रहे और इसकी अब जाकर पुलिस और प्रशासन को भनक लगी है। जाहिर है सवाल सरकारी व्यवस्था पर भी है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के कम होते मामले भले ही सरकार के लिए राहत की बात हो, मगर आने वाले दिनों में सरकार की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन रुका हुआ है। इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने में नाकाम हो गई है। हालांकि सरकार के प्रवक्ता का तर्क है कि वैक्सीन तो तब लगेगी जब सरकार को मिलेगी। जिस तरीके से राज्य सरकार ने अनाउंस किया कि हम प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीनेशन कराने का काम करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप सरकार जो है अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई। आज हालत ये है कि गरीब व्यक्ति जो 18 से 44 के बीच में है, उसका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। स्पुतनिक कंपनी का पूरे देश में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, मिस्टर रेड्डी। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर न होने के कारण जब डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है तो टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे कोई कर लेगा? तो इस चीज़ में बात चल रही है कि या तो कंपनी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, और रेड्डी जो मिस्टर रेड्डी हैं जिनके पास भारत का डिस्ट्रीब्यूशन वो है, उनसे वार्ता चल रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने को मजबूर हैं। मगर प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के लिए खुद पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का अपना तर्क है। लोग जो है कोरोना की महामारी से बचने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा है, उस केंद्र पर जाने का काम कर रहे हैं और 900 से 1200 रुपए तक जो है वैक्सीन लगाने का जो है वो पैसा देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार तो आंखें बंद करी बैठी हुई है। मुझे लगता है कि सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि जो वादा किया था कि हम वैक्सीनेशन फ्री में करेंगे, उसके इतर जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? 2 बार 1-1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया, तीसरी बार बढ़ाया गया है। तो उम्मीद करिए, अच्छी उम्मीद करिए कि जल्दी हमको स्पुतनिक मिलेगा और स्पुतनिक के बल पर अपने राज्य में 18 से 44 के 50 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट करने में सफलता हमें मिलेगी। इसके लिए पूर्व में ही सरकार ने 450 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया हुआ है। मगर सवाल ये जरूर उठता है कि जब प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की खरीद कर पा रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही? इस पर डीजी हेल्थ की अपनी दलील है। ओपन कर दिया गया है कि वो भी ले सकते हैं। ऐसा है कि सरकार तो अपना ले रही है, क्योंकि आपका जो सरकार को आवंटित है वो तो ले ही जा रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट पार्टनर्स को ले लिया। वो तो अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग की वाली उसका वो होता है कि उसने ले रहे होंगे तो उनको दे दिया गया हो। उत्तराखंड में एक तरफ कोविड के कम होते मामले सरकार के लिए राहत की बात है, मगर अब परेशानी इस बात को लेकर है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अप्रैल महीने में 13,38,530 लोगों का टीकाकरण हुआ था, जबकि मई महीने में 8,33,149 लोगों को टीका लगा। यानी कि अप्रैल की तुलना में मई में 5 लाख टीके कम लग पाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैदुरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया और इस अस्पताल में
375 बेड ऑक्सीजन, 125 आईसीयू और 100 वेंटिलेटर बेड की सुविधा है। इस कोविड अस्पताल के बनने से कुमाऊं के लोगों को काफी फायदा होगा। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। डीआरडीओ की तरफ से यह अस्पताल बनाया गया है और 500 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। सब इधर उधर से भी डॉक्टर लिए जाएंगे। सुशीला तिवारी भी व्यवस्था देखेगा ही देखेगा। साथ ही जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको भी हम लेंगे और नए डॉक्टरों की भर्ती भी हम कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था होगी सब तरीके से करेंगे और अस्पताल को बहुत ढंग। और कैसा है हल्द्वानी का कोविड अस्पताल, जायजा लिया संवाददाता अंकित शाह। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। और आपको दिखाऊं, ये वही अस्पताल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और मुख्यमंत्री ने आज इसी अस्पताल का यहां पर वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसमें हल्द्वानी से सांसद अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हितेश और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत यहां पर जुड़े हुए थे। और आपको दिखा दें, जो तमाम बेड हैं, हर बेड में ऑक्सीजन की सुविधा यहां पर उपलब्ध है। 500 बेड में 125 बेड आईसीयू के हैं और 375 बेड ऑक्सीजन के दिए गए हैं। और ये देखिए, हर बेड में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेंगे। जिस तरह से प्रदेश में बात करें, प्रदेश में कोरोना के चलते जिस तरह से मरीजों को दिक्कतें हो रही थी, उनको बेड नहीं मिल पा रही थी, उससे एक डिसीजन ये लिया गया था कि कुमाऊं के मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ का एक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसको डीआरडीओ ही तैयार करेगी। कोविड का अस्पताल बनाया जाएगा और डीआरडीओ ने इस अस्पताल को बना दिया है। और जिस तरह से प्रदेश में स्थिति बिगड़ी हुई थी बेडों को लेकर, अब हालात सुधरेंगे और जो कुमाऊं से पहाड़ी क्षेत्र से जो मरीज हल्द्वानी की तरफ आते हैं, अब उनको सुविधा यहाँ पर मिलेगी। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून जिले में 5 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है। रितेश शाह प्रभारी निरीक्षक ऋषि कोतवाली नगर बनाए गए हैं। वहीं प्रदीप बिष्ट को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकास नगर की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव रौथाण को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मसूरी बनाया गया है। देवेंद्र असवाल को पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया है, तो उनकी लाइन में पोस्टिंग हुई है। तो देहरादून में 5 इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर हुए हैं और ऋषिकेश कोतवाली नगर में रितेश शाह को भेजा गया है। ब्लैक फंगस के 7 और नए मामले सामने आए हैं और उत्तराखंड में 7 ब्लैक फंगस के नए मामले डिटेक्ट हुए हैं और ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 244 हो गई है। ब्लैक फंगस के 13 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, लेकिन संख्या लगातार बढ़ रही है और 7 नए मामले सामने आ गए हैं। कोरोना से जंग अभी भी जारी है। इस जंग में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। उत्तराखंड पुलिस ने महामारी से लड़ने के लिए जिस प्लान पर काम किया, उसकी भी तारीफ हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार की अगुवाई में उत्तराखंड के पुलिस वाले कई जरूरतमंदों के लिए दूत साबित हुए हैं। कोरोना काल में देवभूमि पर भी महामारी का संकट आया, लेकिन प्रदेश की पुलिस ने इस संकट का हर मोड़ पर डटकर मुकाबला किया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस के सेवा भाव ने खाकी की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस का जो चेहरा दिखा, वो सेवा से जुड़ा था, बेसहारों की मदद से जुड़ा था, जनता के समर्पण से जुड़ा था और बीमारों की तीमारदारी से जुड़ा था। इसकी सबसे अच्छी तस्वीर दिखी मिशन हौसला नाम के एक अभियान में। इस बार कोरोना पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा घातक रहा, लेकिन पुलिस के सेवा भाव वाले इरादे उससे भी ज्यादा समर्पित रहे। 1 मई से 31 मई तक मिशन हौसला चलाया गया। हर जिले और बटालियन में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया। जवानों ने जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की। लोगों के बीच जाकर समन्वय स्थापित किया गया। थानों को नोडल पॉइंट्स बनाकर जरूरतमंदों की मदद की गई। दवाई, ऑक्सीजन, ब्लड डोनेशन और राशन बांटे गए। देखिए, हमने 1 मई से इसको चलाया था। हर जिले में कंट्रोल रूम बने हुए हैं। हमारा केंद्रीय कंट्रोल रूम जो डायल 100 डायल 112 वो भी इसकी कॉल ले रहा है। कोरोना काल में किसी को कोई भी मदद चाहिए हो, इन नंबरों पे फ़ोन करता है। अभी तक हमें कोरोना से संबंधित ही 26,000 कॉल आ चुकी हैं, 26,000 से अधिक। उत्तराखंड पुलिस का मिशन हौसला उस मजबूती का नाम है जो कोरोना से लड़ने में काम आया। 1 महीने में 31,000 से ज्यादा कॉल अटेंड की गईं।
2726 लोगों तक पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। 792 लोगों को अस्पताल में बेड मुहैया कराए गए। 217 लोगों को प्लाज्मा और ब्लड डोनेट किया गया। 17,000 से ज्यादा लोगों को दवाई पहुंचाई गई। 600 से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस दिलाई गई। 792 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार किया गया और करीब 5,000 से भी ज्यादा बुजुर्गों की सहायता की गई। एम्बुलेंस 657 लोगों को दिलाई है और 70,000 से ज़्यादा लोगों को हमने राशन, खाना और आवश्यक वस्तुएं दिलवाई हैं और 676 लोगों का दाह संस्कार करवाया मिशन हौसला के अंतर्गत। यूं तो कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर मिशन हौसला का सहयोग किया और इस लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इस जंग में जो योगदान दिया उसे प्रदेश के लोग हमेशा याद रखेंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेहतरीन अभिनेता और कॉमेडियन संजय मिश्रा सोमवार देर शाम नैनीताल पहुंचे। इस बीच उन्होंने रंगमंच से जुड़े कलाकारों से मुलाकात की। संजय मिश्रा का कहना है कि वो पहाड़ की शांत वादियों में सुकून और शांति की तलाश के लिए आए हैं। संजय का नैनीताल से खासा लगाव रहा है। प्रतिभा से बड़ा मुकाम पाने वाले संजय मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। एनएसडी के एक स्टूडेंट संजय मिश्रा अपनी काबिलियत के आधार पर बॉलीवुड में छाए हुए हैं। आपने अक्सर संजय मिश्रा जी को टीवी फिल्म स्क्रीन में देखा होगा। आज हमारे साथ मौजूद है संजय मिश्रा जी। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक कल्चर है। पहले हम छोटे थे तो दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, अरे आज सिनेमा जाना है, कल सिनेमा जाना है, कल सिनेमा जाना है, तो रात में नींद नहीं आती थी। कल फिल्म देखने जाएंगे, बॉबी पिक्चर देखने जाएंगे, वाह 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 वाह। वहाँ सब जाते थे, अरे आप भी आए हैं देखने। आप सोचिए पहाड़ों में छोटे छोटे सिनेमा हॉल और लोग शाम में जुटते थे वहाँ। तो ये कल्चर जो है एकदम ख़त्म हो रहा है, हो ही गया। टेलीविज़न पहले एक था, दूरदर्शन आता था बस, उसके बाद देखिए कितने सारे आ गए, लेकिन हमने उसका यूज़ क्या किया? अच्छा यूज़ नहीं किया, टेढ़े मेढ़े। हमारी संस्कृति में इतनी कहानियाँ हैं, हर जगह कहानियाँ हैं, उसको हम आगे नहीं लाए। हम कुछ ऐसा ही ले आए कि जो घर घर के झगड़े हैं इनको दिखाओ। उसका अंत क्या हुआ? अब लोग नहीं देखते। अब नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेज़ॉन आ गया, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बच्चों के हाथ में है चीज़ें। अरे आज की फिल्म मैंने इस पर देखी। तो थोड़ा सरकार को थिएटर को लेकर के, सिनेमा हॉल्स को लेके, बड़ी पिक्चर और छोटी पिक्चर्स के बीच में थोड़ा सा एक नियम बना दें कि भाई उसको तो 200 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, इस बेचारे को तो 70 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो मैं उस पर भी उतना ही टैक्स लगाऊं जितना इस पर लगाऊं। तो ये जो एक ज़बरदस्ती का छुपाव है कि मैं बताऊंगा क्या दिखाना, ये मुझे गलत लगता है। समझदार आदमी है, लोग सब समझदार हैं। हिंदुस्तान जो भी बढ़ रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है, यहाँ की जनता की वजह से बढ़ रहा है। यहाँ के IPS, IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, सारे जितने भी लोग हैं उनकी वजह से बढ़ रहा है और सब समझदार हैं। हम सब समझदार हैं, एक बात हमको जानना होगा। हमारे भी बाप दादा वगैरह कहते थे नहीं नहीं नहीं, गंदी बात ये नहीं देखना है, लेकिन वो गंदी बात से कब तक छुपा के रखिएगा आपने? एक ना एक दिन तो उस गंदी बात के सामने एक्सपोज होना ही पड़ेगा। तो ये विचार अभी आपने सुने संजय मिश्रा जी के, और मिश्रा जी ने जो कहा उसमें अमल करना बहुत बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के विचार हमारे पास जानने को मिले हैं।